नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने आज भारत की 2026 की जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनकी एक काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जी। लेकिन देखिए, इसे सिर्फ नामों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे समझिए भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, एक नक्शा। हाँ, एक नक्शा जो दिखाता है कि देश चल कैसे रहा है। बिल्कुल। हमारा मकसद आज ये रटना नहीं है कि कौन किस कुर्सी पर है, बल्कि ये समझना है कि इस विशाल मशीनरी के अलग अलग पुर्जे कौन से हैं और ये मिलकर देश को चलाते कैसे हैं। तो चलिए इस नक्शे को जरा गहराई से पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये लिस्ट सिर्फ कौन क्या है नहीं बताती, बल्कि क्यों का भी इशारा देती है। हाँ, ये हमें सत्ता के प्रवाह को समझने में मदद करती है। कहां से कहां तक? राष्ट्रपति भवन के गलियारों से लेकर संसद के सेंट्रल हॉल और सीमा पर तैनात चौकियों तक। अच्छा। आज हम इन पदों के बीच के जो अदृश्य धागे हैं ना, उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे, जो इन्हें एक सिस्टम में बांधते हैं। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत सबसे ऊपर से ही करते हैं। जी। संवैधानिक प्रमुखों से। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, देश की 15वीं राष्ट्रपति। और यहाँ सिर्फ ये नंबर अहम नहीं है। ये तथ्य भी है कि वो पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत का शीर्ष पद अब कितना समावेशी हो गया है। उनके साथ हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी, ये तीनों पद मिलकर भारत की जो कार्यकारी शक्ति है उसकी धुरी बनाते हैं। धुरी। लेकिन इनके बीच का संतुलन वो बड़ा दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, एक तरह से देश के गार्जियन, विवेक के रक्षक कह सकते हैं। हाँ, विवेक के रक्षक। और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं, यानी देश के सीईओ, जो रोजमर्रा के फैसले लेते हैं और उपराष्ट्रपति का काम करते हैं। अच्छा, तो इन तीनों के बीच का तालमेल ही सरकार की दिशा तय करता है। एकदम, मतलब एक टीम जो देश को चला रही है। लेकिन ये कौन तय करता है कि ये टीम नियमों के दायरे में रहकर ही खेले? यहीं पर शायद न्यायपालिका की भूमिका आती है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर सरकार चलाने वाले खिलाड़ी हैं तो न्यायपालिका अंपायर है। इस टीम के कैप्टन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सीजेआई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो 53वें सीजेआई हैं। और उनकी टीम में 2 और बड़े खिलाड़ी हैं जिनके नाम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। जी, मतलब सीजेआई तो जज है, लेकिन अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ये भी जज है या वकील? बहुत अच्छा सवाल है। यही शक्तियों के बंटवारे का खूबसूरत सिद्धांत दिखता है। कैसे? सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की व्याख्या करना और न्याय देना। वो सरकार से स्वतंत्र हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के सबसे बड़े वकील हैं। सरकार के वकील। हाँ, जब कोई सरकार के किसी कानून को कोर्ट में चुनौती देता है तो ये दोनों सरकार का पक्ष रखते हैं। अच्छा, तो एक ही कोर्ट रूम में एक तरफ देश की सर्वोच्च न्यायपालिका होती है और दूसरी तरफ सरकार के सर्वोच्च वकील। ये लोकतंत्र का एक बेहतरीन नजारा होता है। वाह, तो हमने नक्शे पर उन जगहों को देख लिया जहां से देश चलता है और जहां नियमों की रक्षा होती है। जी। अब उस जगह चलते हैं जहां ये नियम बनाए जाते हैं, यानी हमारी संसद। बिल्कुल। पहले राज्यसभा की बात करते हैं। सभापति तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही हैं, तो उनकी दोहरी भूमिका यहाँ फिर साफ दिखती है। हाँ, वो तो है ही। फिर उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ सदन के नेता और विपक्ष के नेता के पदों पर गौर करना जरूरी है, खासकर इस बार। हाँ, 18वीं लोकसभा के बाद विपक्ष के नेता का पद खास मायने रखता है। आपको याद होगा पिछले 10 साल से ये पद खाली था। किसी भी पार्टी के पास जरूरी सीटें नहीं थीं। अब एक आधिकारिक विपक्ष के नेता के होने से सरकार की जवाबदेही और संसदीय बहसों का स्तर दोनों के बेहतर होने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि ये विपक्ष को मिली एक संस्थागत आवाज है। और लोकसभा में भी स्थिति दिलचस्प है। अध्यक्ष यानी स्पीकर हैं ओम बिरला जी, और विपक्ष नेता हैं राहुल गांधी। लेकिन स्पीकर का पद ये तो सबसे मुश्किलों में से एक होगा, है ना? बहुत मुश्किल। आप एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही आपको पूरी तरह निष्पक्ष होना पड़ता है। हाँ, ये आज की ध्रुवीकरण वाली राजनीति में मुमकिन कैसे हो पाता है? ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों और खूबसूरतियों में से एक है। स्पीकर से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पार्टी की सदस्यता से ऊपर उठकर सदन के संरक्षक की भूमिका निभाएं। संरक्षक की? जी, उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि चाहे सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का, हर किसी को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिले। बेशक,
कई बार उन पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। लेकिन ये पद परंपराओं और नियमों से इतना बंधा है कि ज्यादातर समय ये संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहता है। ठीक है, तो हमने सरकार बनाने और चलाने वालों को समझ लिया। जी, लेकिन जिस प्रक्रिया से ये सरकार चुनी जाती है उसकी निष्पक्षता कौन सुनिश्चित करता है? यहाँ आता है चुनाव आयोग। हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और उनके साथ हैं सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। चुनाव आयोग को भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल। इसका काम सिर्फ वोटिंग कराना नहीं है, बल्कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है। आचार संहिता लागू करने से लेकर पार्टियों के खर्च पर नजर रखने और चुनाव परिणामों की घोषणा तक इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और इनकी स्वतंत्रता पर ही पूरा ढांचा टिका है। हाँ, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का वजूद। तो चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सही तरीके से बने। लेकिन सरकार बनने के बाद जो हजारों करोड़ का बजट वो खर्च करती है, उस पर कौन नजर रखता है? हाँ, यहीं पर आते हैं देश के दो सबसे बड़े अकाउंटेंट, जिनके नाम अक्सर एक जैसे लगते हैं, सीएजी और सीजीए। बिल्कुल। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति और सीजीए यानी महालेखा नियंत्रक टीसीए कल्याणी। और इनके बीच का अंतर? जबरदस्त। इसे ऐसे समझिए, जब 2G स्पेक्ट्रम या कोयला घोटाले की बात हुई थी, हाँ, याद है। तो वो सीएजी की ही रिपोर्ट थी जिसने सरकार की नींद उड़ा दी थी। अच्छा, सीएजी सरकार के बाहर का एक स्वतंत्र ऑडिटर है जो जनता के पैसे के खर्च की जांच करता है और अपनी रिपोर्ट सीधे संसद को देता है, सरकार को नहीं। सीधे संसद को? जी, इसीलिए ये इतना शक्तिशाली है। और सीजीए? सीजीए सरकार के अंदर का व्यक्ति है। वो एक तरह से भारत सरकार के चीफ अकाउंटेंट है जो रोज का हिसाब किताब मैनेज करते हैं, ताकि सीएजी को ऑडिट करने के लिए सही डेटा तो मिले। एकदम सही। तो एक प्रहरी है जो बाहर से नजर रखता है और दूसरा प्रबंधक है जो अंदर व्यवस्था संभालता है। वाह, ये प्रहरी और प्रबंधक वाली बात ने तो सब कुछ साफ कर दिया। जी, तो एक तरफ हिसाब की निगरानी है, दूसरी तरफ देश की सीमाओं की। चलिए अब सशस्त्र सेनाओं की बात करते हैं। ठीक है। सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ही। जी, वो तो है। उनके ठीक नीचे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान, और फिर तीनों सेनाओं के प्रमुख। यहाँ सीडीएस का पद बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? खासकर इसलिए क्योंकि ये काफी नया है, 2019 में ही बना है। इसका मकसद तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ लाना है ताकि वो मिलकर काम कर सके। लेकिन एक मिनट, क्या ये इतना आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है। मतलब तीनों सेनाओं की अपनी अलग संस्कृति है, अपना इतिहास, अपनी परंपराएं रही हैं। क्या एक बॉस बनाने से उनमें टकराव नहीं होता? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। जमीनी स्तर पर ये काम कैसे करता है? और यही सीडीएस की सबसे बड़ी चुनौती है। इसे सिर्फ एक पद की तरह नहीं, बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट लाने वाले एजेंट की तरह देखा जाना चाहिए। एक कल्चरल शिफ्ट? हाँ, शुरुआत में कुछ मतभेद जरूर थे, लेकिन अब धीरे धीरे जॉइंट ऑपरेशंस, ट्रेनिंग और खरीद में समन्वय बढ़ रहा है। आज के दौर में युद्ध किसी एक सेना के बस का नहीं है। आपको जमीन, हवा और समंदर तीनों से एक साथ हमला करना होता है। सीडीएस का पद इसी नई हकीकत की देन है। ठीक है, तो हमने राज्य के उन स्तंभों की बात कर ली जो हमें दिखाई देते हैं। जी, लेकिन एक पूरी और दुनिया है जो पर्दे के पीछे काम करती है। देश की आंखें और कान बनकर। हाँ, मैं गुप्तचर और सुरक्षा एजेंसियों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ हर एजेंसी का एक बहुत ही स्पष्ट और विशेष काम है। सबसे ऊपर है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल। वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। जी, और देश की सुरक्षा नीति को दिशा देते हैं। फिर आती हैं रॉ और आईबी। रॉ और आईबी? रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका काम है विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। और आईबी? और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो देश के अंदर की सुरक्षा और खतरों पर नजर रखती है। और सीबीआई और सीवीसीबीसी लिस्ट में है, इनका क्या रोल है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए देश को कोई बड़ा खतरा है। रॉ विदेश से जानकारी लाएगी, आईबी देश के अंदर संदिग्धों पर नजर रखेगी। ठीक है। अगर किसी को पकड़ना है और कोई बड़ा आपराधिक मामला बनता है तो जांच सीबीआई कर सकती है। और सीवीसी? और अगर इस पूरे मामले में किसी सरकारी अधिकारी के भ्रष्टाचार का एंगल सामने आता है तो सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग जांच करेगा। अच्छा, तो इन सभी एजेंसियों से मिली जानकारी को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने का काम। और उस पर एक्शन प्लान सुझाने का काम एनएसए का है।
ये एक बहुत ही जटिल खुफिया तंत्र है। वाकई। अब अंत में हम उन बलों और अधिकारियों पर आते हैं जो जमीनी स्तर पर व्यवस्था को बनाए रखते हैं। जी। अर्धसैनिक बलों की सूची तो बहुत लंबी है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी। और ये लंबी लिस्ट ही अपने आप में एक कहानी कहती है। वो कैसे? हमें इतने सारे अलग अलग बलों की जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत की सुरक्षा चुनौतियां बहुत विविध हैं। हर बल का एक खास मकसद है। जैसे बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश की गर्म और दलदली सीमाओं पर तैनात है। तो वहीं आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पटती है। तो एनएसजी एक एलीट कमांडो फोर्स है जो आतंकी हमलों से निपटने के लिए बनी है। हर बल को एक अलग तरह की चुनौती के लिए ट्रेन किया जाता है। एकदम। ये सेना नहीं है, लेकिन देश के आंतरिक शांति के सबसे बड़े रक्षक है। और इस पूरी विशाल मशीनरी को असल में कौन चलाता है? मंत्री तो हर 5 साल में बदल सकते हैं, लेकिन एक स्थायी इंजन रूम भी तो होगा। हाँ, बिल्कुल। मैं नौकरशाही की बात कर रहा हूँ। और इस इंजन रूम के हेड है कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, जो देश के सबसे वरिष्ठ नौकरशाह हैं। उनका काम ये सुनिश्चित करना है कि सरकार के सभी मंत्रालय एक साथ मिलकर काम करें। फिर आता है पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, जो सरकार का असली पावर सेंटर माना जाता है। पीएमओ। हाँ, यहाँ प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास जैसे अधिकारी प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सलाहकार होते हैं, जो उनकी सोच को पॉलिसी में बदलते हैं। तो ये कहना सही होगा कि अगर मंत्री सरकार का राजनीतिक चेहरा है, तो ये सचिव उसका दिमाग और हाथ पैर है। इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। यही वो लोग हैं जो नीतियों को ड्राफ्ट करते हैं, बजट बनाते हैं और फिर उन्हें जमीन पर लागू करने की निगरानी करते हैं। विदेश सचिव, गृह सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव। जी, ये वो पद हैं जिन पर बैठे लोग देश की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो स्थायी सरकार है जो राजनीतिक सरकारों के आने जाने के बावजूद देश को चलाती रहती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद इस लिस्ट को देखने का नजरिया ही बदल गया है। हाँ, ये सिर्फ नाम और पद नहीं है, बल्कि ये भारत की शासन प्रणाली का एक जीता जागता नक्शा है। बिल्कुल। संवैधानिक प्रमुखों से लेकर संसद, न्यायपालिका, सुरक्षा एजेंसियों और नीतियों को लागू करने वाले सचिवों तक हर कोई इस बहुत बड़ी और जटिल मशीन का एक जरूरी पुर्जा है। बिल्कुल सही। इन पदों और उनके आपसी संबंधों को जानना हमें केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सूचित नागरिक बनाता है। इससे हमें समझ आता है कि देश में बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं, सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे तक कैसे होता है और जवाबदेही की कड़ियां कहाँ-कहाँ जुड़ी हैं। ये सूची है भारत की प्रमुख संस्थाओं और उनके प्रमुखों की। अब सुनने में ये शायद थोड़ा ड्राई लगे, सिर्फ नामों की एक लिस्ट, पर असल में ये है क्या? ये एक तरह का मतलब आज के भारत का पावर मैप है। सही कहा। ये दिखाता है कि देश को असल में चला कौन रहा है। बिल्कुल। विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर अर्थव्यवस्था के कंट्रोल रूम तक। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मैप को परत दर परत खोलें और देखें कि देश की लीडरशिप की तस्वीर कैसी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस क्षेत्र से जो मुझे लगता है हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर देता है, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा। इसरो। हाँ, इसरो। इसके नए प्रमुख बने हैं वी नारायणन, और ये जो नियुक्ति है ये अपने आप में एक कहानी कहती है ना। बिल्कुल। उनकी जो एक्सपर्टीज है वो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में है, मतलब रॉकेट को शक्ति देने वाले इंजन। तो इसका सीधा संकेत ये है कि हमारे जो बड़े महत्वाकांक्षी मिशन है, जैसे गगनयान और भविष्य के चंद्र मिशन, वो सब अब टॉप गियर में जाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत। और यहाँ सिर्फ इसरो की बात नहीं है। नहीं, ये एक पूरा वैज्ञानिक इकोसिस्टम है। जैसे इसरो अंतरिक्ष में भारत की आंखें और हाथ हैं, वैसे ही परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC वो हमारी रणनीतिक ताकत की रीढ़ है। और इसके प्रमुख हैं अजीत कुमार मोहंती, और उनकी जो रिसर्च लैब है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हाँ, उसके निदेशक हैं विवेक भसीन। ये तीनों संस्थाएं मिलकर भारत की वैज्ञानिक संप्रभुता को, मतलब साइंटिफिक सॉवरेनिटी को परिभाषित करती हैं। तो ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक बड़ी मशीन के अलग अलग पुर्जे। एकदम सही। और ये मशीन सिर्फ रॉकेट और परमाणु ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है। CSIR को ही लीजिए। अच्छा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, थोड़ा। पर इसका काम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। चुनाव में जो उंगली पर स्याही लगती है ना, अरे वाह, वो CSIR की देन है। वो CSIR की देन है। भारत का पहला ट्रैक्टर स्वराज वो भी यहीं बना। ये वो संस्था है जो लैब की खोज को हमारे घरों तक लाती है, और इसकी कमान अब
नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी के हाथ में है। ये तो कमाल की जानकारी है। और इसी तरह मुझे लगता है स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में भी तो बड़े नाम होंगे। निश्चित रूप से ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, कोरोना के दौर में तो ये नाम हर घर में पहुंच गया था। हाँ बिल्कुल। इसके महानिदेशक हैं राजीव बहल, और कृषि क्षेत्र में है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसके प्रमुख हैं मांगीलाल जाट। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश के भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो ये जो पूरा साइंटिफिक इकोसिस्टम है ये वाकई कमाल का है। लेकिन इन सभी संस्थानों को चलाने के लिए, नई खोज करने के लिए एक मजबूत आर्थिक बुनियाद चाहिए। पैसा? हाँ, तो अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका काम ही यही है, देश की आर्थिक नब्ज पर हाथ रखना। और जब आर्थिक नब्ज की बात आती है तो सबसे बड़ा नाम भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि RBI सिर्फ एक गवर्नर नहीं चलाता। अच्छा, ये एक पूरी टीम है? एक पूरी टीम है। आप उप गवर्नरों की सूची देखिए, संजय मल्होत्रा, T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकीरमन, M श्रीधर चंद्र मुर्मू। ये नाम दिखाते हैं कि देश की मौद्रिक नीति को संभालना कितना जटिल काम है। और सरकार को सलाह देने के लिए भी तो कोई होता है? हाँ, मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन। ये वो व्यक्ति हैं जो सरकार को बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी किस दिशा में जा रही है और इसे रफ्तार देने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात समझनी होगी, RBI तो पूरी अर्थव्यवस्था का डॉक्टर है, पर शेयर बाजार के लिए उसके लिए एक स्पेशल रेफरी की जरूरत होती है। रेफरी? हाँ। मतलब जो खेल के नियम तय करे और ये देखे कि कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा। बिल्कुल। और वो रेफरी है सेबी, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी? हाँ, इसका काम ये पक्का करना है कि कोई कंपनी निवेशकों को धोखा ना दे, बाजार में कोई हेराफेरी ना हो। असल में ये हम जैसे छोटे निवेशकों का सबसे बड़ा रखवाला है, और इस जिम्मेदारी को आज तुहिन कांता पांडे संभाल रहे हैं। ये तो हुई बड़े खिलाड़ियों की बात, RBI और सेबी। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की असली जान तो छोटे और मंझले उद्योगों में बसती है। MSMEs। हाँ, क्या उनके लिए भी कोई इतनी ही शक्तिशाली संस्था है जो उनकी आवाज सुनती है, उन्हें सहारा देती है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है सिडबी, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी? इसके अध्यक्ष मनोज मित्तल हैं। ये वो संस्था है जो देश के कोने कोने में छोटे उद्यमियों के सपनों को पंख लगाने के लिए वित्तीय मदद देती है। अच्छा। और फिर जब इन सभी उद्योगों को अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होती है तो फिक्की जैसे संगठन सामने आते हैं। अच्छा, उद्योग की आवाज? हाँ, जिसके अध्यक्ष अनंत गोयनका हैं। तो एक तरफ नियामक हैं, दूसरी तरफ विकास को गति देने वाले, और तीसरी तरफ उद्योग की आवाज। इसी संतुलन से देश की आर्थिक गाड़ी चलती है। तो एक तरफ अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग और दूसरी तरफ नीतियां बनाने वाले, इनके बीच तालमेल कैसे बैठता है? मुझे लगता है इसका जवाब नीति आयोग में मिलता है। सही पकड़ा आपने, नीति आयोग। जब योजना आयोग की जगह ये बना तो इसका मकसद ही यही था कि ये सरकार के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करें, और इसकी संरचना ही इसकी अहमियत बताती है। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी। हाँ, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। ये तीनों मिलकर देश के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। लेकिन नीतियां सिर्फ आर्थिक विकास के लिए तो नहीं होती, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए नीति आयोग के साथ साथ कई दूसरे आयोग भी हैं जो एक तरह से सामाजिक चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसके अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर हैं, या अल्पसंख्यक आयोग, जिसके प्रमुख इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अच्छा। इसी तरह अनुसूचित जातियों के लिए किशोर मकवाना, अनुसूचित जनजातियों के लिए अंतर सिंह आर्य, और OBC समुदाय के लिए हंसराज गंगाराम अहीर के नेतृत्व में आयोग काम कर रहे हैं। ये एक तरह से प्रहरी का काम करता है। लेकिन एक सवाल उठता है, इन पर अक्सर ये भी आरोप लगते हैं कि इनकी सिफारिशें सिर्फ कागजों पर रह जाती हैं। क्या इनके पास सच में इतनी शक्ति है कि जमीनी स्तर पर बदलाव ला सके? आपका सवाल बहुत जायज है। देखिए, इनकी भूमिका ज्यादातर सलाहकार की होती है, ये सच है। लेकिन इनके पास जांच करने और सरकार से जवाब मांगने की शक्ति होती है, जो अपने आप में एक बड़ा दबाव बनाती है। अच्छा। और सामाजिक न्याय के अलावा दो और बहुत महत्वपूर्ण आयोग हैं। एक है 23वां विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हैं। लॉ कमीशन, जो देश के पुराने पड़ चुके कानूनों को बदलने की सिफारिश करता है। और दूसरा है 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं।
ये तय करता है कि केंद्र टैक्स से कमाए गए पैसे का कितना हिस्सा राज्यों को देगा। ये देश के संघीय ढांचे की सबसे अहम कड़ी है। ये तो हुई बड़ी बड़ी नीतियां, पर हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे कौन चला रहा है? जब हम ट्रेन पकड़ते हैं या अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं या सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं। चलिए अब उन्हीं लोगों की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, जिनके एक हस्ताक्षर से देश को नए आईएएस और आईपीएस अफसर मिलते हैं। और एसएससी? हाँ, एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन, जो केंद्र सरकार में बाकी पदों पर भर्तियां करते हैं। करोड़ों युवाओं का भविष्य इनके फैसलों पर टिका होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की किताबों से लेकर कॉलेज की डिग्री तक स्कूली शिक्षा की रीढ़ हैं सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और हमारी किताबों का सिलेबस तय करने वाले एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी। और यूनिवर्सिटीज, वहीं देश भर के विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो तय कर रहे हैं कि भारत की अगली पीढ़ी क्या पढ़ेगी और कैसे पढ़ेगी। ये तो शिक्षा और नौकरी की बात हुई, लेकिन जो रोजमर्रा की सुविधाएं हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड, मोबाइल नेटवर्क या हाईवे, ये हमारे जीवन के अदृश्य स्तंभ हैं। हम इनके बारे में तभी सोचते हैं जब ये काम करना बंद कर देते हैं। सही बात है। रेलवे बोर्ड के सीईओ सतीश कुमार, जिनके ऊपर दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क को चलाने की जिम्मेदारी है। वाह। UIDAI यानी आधार बनाने वाली संस्था, उसके सीईओ हैं भुवनेश कुमार, जो हमारी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखते हैं। ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ये तय करते हैं कि टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों से मनमानी ना करें। और खाने पीने की चीजें, FSSAI के सीईओ रंजीत पन्हानी, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी थाली में जो खाना है वो सुरक्षित हो। और NHAI के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव देश में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। ये सब मिलकर हमारी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। और इन सब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारता कौन है? यहीं पर मुझे लगता है देश की बड़ी सरकारी कंपनियों यानी महारत्नों का रोल आता है। बिल्कुल, ये भारत के औद्योगिक इंजन हैं। आप ऊर्जा क्षेत्र को ही देख लीजिए। NTPC के गुरदीप सिंह, ONGC के अरुण कुमार सिंह, गेल के संदीप कुमार गुप्ता, IOCL के अरविंदर सिंह साहनी और OIL के डॉक्टर रजीत रथ। ये नाम देश की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी। मतलब ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे घरों में बिजली और गाड़ियों में ईंधन मिलता रहे। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, निजीकरण की इतनी बातों के बावजूद ये कंपनियां आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनी है। इनका एक रणनीतिक महत्व है। जैसे सेल, जिसके प्रमुख अमरेंदु प्रकाश हैं, वो देश के बड़े बड़े बांध और पुलों के लिए स्टील देता है। या भेल, जिसके प्रमुख कुप्पू सदाशिव मूर्ति हैं, देश के पावर प्लांट्स के लिए टरबाइन बनाता है। और रक्षा क्षेत्र में HAL को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, जिसके प्रमुख DK सुनील है। ये भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान बनाता है। दूरसंचार में BSNL के रॉबर्ट जे रवि और एयरपोर्ट्स का प्रबंधन करने वाले AAI के विपिन कुमार भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। ये कंपनियां वहां भी काम करती हैं जहां शायद कोई निजी कंपनी ना जाना चाहे। अच्छा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, नीति, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र भी है जो इन सब से परे पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। खेल। हाँ, खेल। और खेल की दुनिया में भी नेतृत्व में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्रिकेट में तो खैर। हाँ, क्रिकेट में तो BCCI के अध्यक्ष मिथुन मनाज हैं, पुरुष टीम के कोच गौतम गंभीर, महिला टीम की कोच अमूल मजूमदार। ये नाम तो हमेशा चर्चा में लेते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन असली कहानी क्रिकेट के बाहर है। अच्छा। अब देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की अध्यक्ष कौन है? महान एथलीट PT उषा। PT उषा, अरे वाह। भारतीय पैरालंपिक समिति का नेतृत्व कर रहे हैं महान पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया, ये तो कमाल की बात है। मतलब जिन्होंने मैदान पर पसीना बहाया है, अब वही लोग प्रशासन चला रहे हैं। यही सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं, जिन्हें डिफेंस में द वॉल कहा जाता था। हाँ, बिल्कुल। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं, जो खुद एक पूर्व गोलकीपर रहे हैं। ये एक ट्रेंड है जहां खिलाड़ी अब सिर्फ खेलने वाले नहीं बल्कि खेल को चलाने वाले बन रहे हैं। इससे तो उम्मीद जगती है कि अब शायद खिलाड़ियों की असली मुश्किलें सुनी जाएंगी। बिल्कुल। तो ये थी भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की एक झलक।
इस पूरी चर्चा के बाद एक बात तो साफ है, देश को चलाने का काम किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं है। ये वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, प्रशासकों और अब तो खिलाड़ियों का भी एक विशाल नेटवर्क है, जिनके फैसले हम सबकी जिंदगी को दिशा देते हैं। बिल्कुल, ये वो चेहरे हैं जो आज भारत के निर्णयों और दिशा को आकार दे रहे हैं। विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर संसद के गलियारों तक और शेयर बाजार से लेकर खेल के मैदानों तक। और ये सूची हमें एक गहरी समझ देती है कि भारत एक जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प मशीन की तरह है, जिसके हर पुर्जे की अपनी एक खास भूमिका है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। ये सूची तो आज की है, ये बदलती रहेगी, लेकिन आज की इस चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि इन संस्थाओं का नेतृत्व भविष्य में किन चुनौतियों का सामना करेगा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह के नए नेतृत्व की जरूरत होगी।